जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। ये जो क्लास है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के लिए और उससे संबंधित सभी विश्वविद्यालय के लिए है, जो आपका एग्जाम 20 दिसंबर 2025 को होने वाला है। ठीक है। और बात करें, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये उत्तर प्रदेश में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, जैसे माँ शकुम्भरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर है, महाराजा सुहेल देव यूनिवर्सिटी आजमगढ़ है, और बात करें राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय है, और उत्तर प्रदेश में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं जहां भी आपके बीए फिफ्थ सेमेस्टर में एमसीक्यू पढ़ाए जा रहे हैं, सभी बच्चे इस क्लास को अटेंड करेंगे। ठीक है ना। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में कल आपका एग्जाम होने वाला है 20 दिसंबर 2025 को बीए फिफ्थ सेमेस्टर में पॉलिटिकल साइंस के पेपर 1 का। ठीक है। पेपर कोड है PUL 301 और इसमें पेपर का नाम है आपके कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। ठीक है। इसमें आपको पढ़ना होता है यूके, यूएसए, स्विट्जरलैंड और चाइना के गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स के बारे में। ठीक है ना। तो इस क्लास में क्या है गुरुजी, तो पिछले 2 वर्षों का क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा, 2024-25 शास्त्र का और 2023-24 शास्त्र का। ठीक है ना। और क्लास के लास्ट में हम लोग बात करेंगे कि आपको और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें और भी जो क्वेश्चन पेपर है अलग अलग यूनिवर्सिटी के, वो कैसे आपको मिलेंगे वो मैं लास्ट में बात करूँगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सभी चीज़ें मैंने आपको इसमें बता दी हैं, अलग से कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। पेपर का नाम आप लोग देख लेंगे, पॉलिटिकल साइंस है, बीए फिफ्थ सेमेस्टर, PUL 301। ये जो क्लास है सभी विश्वविद्यालय के लिए है उत्तर प्रदेश के। ठीक है ना। MSDU है, MSU है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय है, DDU के जितने भी कॉलेज हैं सभी के लिए। ठीक है ना। चले, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और क्वेश्चन पेपर आपको कहाँ से मिलेंगे वो मैं लास्ट में बात करूँगा, क्लास के लास्ट में। ठीक है ना। चले क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि मैं बीच में आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, तो पहले ही कह दे रहा हूँ, प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देंगे, हाइप ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है। हाइप ज़रूर कर दीजिएगा। हाइप में कुछ पॉइंट मिलेंगे, इस तरीके से स्टार बना होगा हाइप का, तो हाइप ज़रूर दे दीजिएगा क्लास को। ठीक है ना। हाइप से और लाइक से एक ही चीज़ होता है कि क्लास को बूस्ट मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुंचता है। ठीक है। तो आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हाइप ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है। क्लास को स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, तुलनात्मक राजनीति मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तुलनात्मक राजनीति मुख्य रूप से विभिन्न देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं की तुलना करना से संबंधित है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर पहले का। कल ही एग्जाम है तो थोड़ा जल्दी जल्दी भी देखने का प्रयास करेंगे समझते हुए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ऐसी सरकार को दर्शाता है जिसमें राज्य अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है? तो जो साम्यवाद होता है, कम्युनिज्म होता है, ये एक ऐसा शब्द है जो सरकार को दर्शाता है जिसमें राज्य अर्थव्यवस्था को यानी इकोनॉमी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का। चले क्वेश्चन नंबर 3 देखें, पूछा गया है तुलनात्मक राजनीति हमें समझने में सहायता करती है किस चीज़ को? तो विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों में सामान्य पैटर्न को समझने में मदद करती है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखेंगे, पूछा गया है तुलनात्मक राजनीति का मुख्य उद्देश्य है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? राजनीतिक विभिन्नताओं और समानताओं को समझना। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 5 नंबर पूछा गया है तुलनात्मक राजनीति यानी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में अध्ययन शामिल है। तुलनात्मक राजनीति में अध्ययन शामिल है तो सरकार की संरचनाओं का अध्ययन शामिल होता है, राजनीति संस्कृतियों का अध्ययन शामिल होता है और राजनीतिक प्रक्रियाओं और संस्थाओं का भी। ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 6 नंबर आपसे पूछा गया है तुलनात्मक राजनीति के दायरे में एक प्रमुख क्षेत्र है। कौन सा प्रमुख क्षेत्र है? तो कानूनी प्रणालियों का तुलनात्मक विश्लेषण। बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के दायरे में एक प्रमुख क्षेत्र क्या आता है? कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ लीगल सिस्टम। ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलें 7 नंबर क्वेश्चन है तुलनात्मक राजनीति की उपयोगिता है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की उपयोगिता क्या है? सर्वोत्तम प्रथाओं को खोजने के लिए विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं का विश्लेषण करना। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है तुलनात्मक राजनीति का एक मुख्य लाभ है। तुलनात्मक राजनीति का मुख्य लाभ क्या होता है? अन्य देशों के राजनीतिक प्रयोगों से सीखना। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखें, पूछा गया है कौन सा सिद्धांत
बताता है कि आर्थिक कारक राजनीतिक संरचनाओं के मुख्य चालक हैं। तो देखें इसमें जो मार्क्सिस्ट थ्योरी है, जो मार्क्सवादी सिद्धांत है, यह बताता है कि आर्थिक कारक राजनीतिक संरचनाओं के मुख्य चालक होते हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 10 नंबर है कि तुलनात्मक राजनीति में व्यवहारवाद जोर देता है। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में जो व्यवहारवाद है, बिहेवियरलिज्म है, यह मात्रात्मक डेटा और अनुभवजन्य शोध पर जोर देता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि तुलनात्मक राजनीति में राजनीति संस्कृति का क्या तात्पर्य है। तुलनात्मक राजनीति में, ठीक है ना, पॉलिटिकल कल्चर का क्या अर्थ होता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में। तो ध्यान रखिएगा, समाज के अंदर राजनीति के संबंध में साझा विश्वास, मूल्य और मानदंड, ये तुलनात्मक राजनीति में राजनीतिक संस्कृति का तात्पर्य होता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर, पूंजीवाद का मुख्य उद्देश्य है। कैपिटलिज्म का मुख्य उद्देश्य होता है लाभ को अधिकतम करना, यानी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना कैपिटलिज्म का मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 13 नंबर पूछा गया है, पूंजीवाद और समाजवाद की बीच की एक मुख्य अंतर क्या है। कैपिटलिज्म और बात करें सोशलिज्म के बीच में जो मुख्य अंतर होता है, तो ध्यान रखेंगे, जो पूंजीवाद होता है यह लाभ को प्राथमिकता देता है और जो समाजवाद होता है यह समानता को प्राथमिकता देता है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पूछा गया है आपसे, देखें पूंजीवाद के संदर्भ में अदृश्य हाथ किसने गढ़ा, या फिर डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछता है अदृश्य हाथ की अवधारणा को किसने दिया है। तो एडम स्मिथ ने दिया है। ठीक है ना, ये आप इकोनॉमिक्स पढ़ते होंगे तो उसमें भी आपका पूछा जाता है। ठीक है ना, इसमें जब आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे ना पॉलिटिकल साइंस का 5th सेमेस्टर में, तो इसमें बहुत सारे इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चन मिक्स होंगे। ठीक है, चलिए 14 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कैपिटलिज्म के संदर्भ में अदृश्य हाथ, इनविजिबल हैंड का जो अवधारणा है वो किसके द्वारा गढ़ा गया है, एडम स्मिथ के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, एक पूंजीवादी प्रणाली में आर्थिक असमानताओं को अक्सर किसके द्वारा उचित ठहराया जाता है। तो योग्यता और व्यक्तिगत प्रयास के द्वारा उचित ठहराया जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी उदार लोकतंत्र की आलोचना है। लिबरल डेमोक्रेसी की आलोचना कौन सी है। तो देखें, यह आय असमानता को प्रभावी ढंग से संबोधित नहीं कर सकता है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 16 का। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया है आपसे, हर किसी के उसकी क्षमता के अनुसार, हर किसी को उसकी आवश्यकता के अनुसार सिद्धांत किससे संबंधित है। तो यह सिद्धांत सोशलिज्म से संबंधित है, यानी समाजवाद से। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 17 का। चले 18 नंबर क्वेश्चन देखें, पूछा गया है, समाजवादी आर्थिक व्यवस्था की आम आलोचना कौन सी है। तो इसकी आम आलोचना है नवाचार के लिए प्रोत्साहन की कमी। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 18 का। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जो आएंगे तो आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन, और आराम से क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, लोकतांत्रिक समाजवाद का तात्पर्य है, लोकतांत्रिक समाजवाद का तात्पर्य होता है एक ऐसी व्यवस्था जो लोकतांत्रिक शासन को समाजवादी सिद्धांतों के साथ जोड़ती है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 19 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 20 नंबर, देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, औपनिवेशीकरण के संदर्भ में कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि 9 स्वतंत्र राज्य आर्थिक रूप से पूर्व औपनिवेशिक शक्तियों पर निर्भर रहते हैं। तो यह निर्भरता सिद्धांत बताता है, डिपेंडेंसी थ्योरी जो होता है यह बताता है कि औपनिवेशीकरण के संदर्भ में कौन सा। तो औपनिवेशीकरण के संदर्भ में जो डिपेंडेंसी थ्योरी है, निर्भरता सिद्धांत है, यह बताता है कि 9 स्वतंत्र राज्य आर्थिक रूप से पूर्व औपनिवेशिक शक्तियों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कौन सा सिद्धांत स्वतंत्र देशों पर आर्थिक या राजनीतिक प्रभाव के माध्यम से पूर्व औपनिवेशिक शक्तियों के प्रभुत्व को संदर्भित करता है। तो नव औपनिवेशिकता,
ठीक है ना, यानी नियो कॉलोनिज्म जो होता है, ठीक है, ये स्वतंत्र देशों पर आर्थिक या फिर राजनीतिक प्रभाव के माध्यम से पूर्व औपनिवेशिक शक्तियों के प्रभुत्व को संदर्भित करता है, ठीक है ना। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 21 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर। देखिए पूछा गया है 1961 में किस संगठन की स्थापना नए स्वतंत्र हुए देशों को समर्थन देने के लिए की गई थी। तो इसमें गुटनिरपेक्ष आंदोलन, ठीक है ना। 1961 में किस संगठन की स्थापना नए स्वतंत्र हुए देशों को समर्थन देने के लिए की गई थी, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है ब्रिटिश संविधान में संसदीय सर्वोच्चता का सिद्धांत क्या है। ब्रिटिश संविधान में, तो ब्रिटिश संविधान में संसदीय सर्वोच्चता पूछा है, तो संसद को सर्वोच्च कानूनी अधिकार है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 23 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर आपसे पूछा गया है ब्रिटेन के संविधान से संबंधित विधि के शासन का तात्पर्य है, ठीक है, लॉ ऑफ, ठीक है, लॉ ऑफ एसोसिएट, रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन यानी रूल ऑफ लॉ। तो ब्रिटेन के संविधान से संबंधित रूल ऑफ लॉ यानी विधि के शासन का तात्पर्य क्या है, तो सभी नागरिकों और सरकार कानून के अधीन है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 24 का। क्लियर हो गया। चले 25 नंबर पूछा गया है कौन सा सिद्धांत ब्रिटिश संसद की शक्तियों को सीमित करता है। तो कानून का शासन, ठीक है, रूल ऑफ लॉ जो होता है ये ब्रिटिश संसद की शक्तियों को सीमित करता है। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 25 का। क्वेश्चन नंबर 26 देखें पूछा गया है, देखें यूनाइटेड किंगडम यानी यूके में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण कौन है। सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण कौन है, तो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 26 का। यूके में यानी इंग्लैंड में, ठीक है, सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण कौन है, सुप्रीम कोर्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकार विधेयक 1689 ने किसकी शक्तियों को सीमित किया। तो राजतंत्र की शक्तियों को, यानी जो मोनार्की थी इसको शक्तियों को सीमित किया था अधिकार विधेयक 1689, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर निम्नलिखित में से किस निकाय के पास अमेरिकी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की शक्ति है। तो प्रतिनिधि सभा के पास होता है, ठीक है ना, सीनेट के पास नहीं है, प्रतिनिधि सभा के पास होता है, ठीक है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। 28 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें विदेश नीति में अमेरिका के राष्ट्रपति की भूमिका में किस शक्ति का समावेश होता है। संधियों पर बातचीत करने का, ठीक है ना। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 29 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर है कि चुनाव में अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए एक उम्मीदवार को कितने इलेक्टोरल वोट प्राप्त करने चाहिए। तो 270 वोट कम से कम, ठीक है ना। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 30 का। क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एक संवैधानिक संशोधन पलट सकता है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 31 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखें क्या पूछा गया है चीन की कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी में सर्वोच्च पद किसके पास होता है। तो यह महासचिव के पास होता है, जनरल सेक्रेटरी के पास। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक से दिखेगा नहीं। क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं फिर आंसर हम लोग बाद में देख लेंगे, ठीक है ना। देंग सियाओपिंग द्वारा शुरू की गई सुधार और खुलेपन नीति का मुख्य उद्देश्य था। तो सुधार और खुलेपन नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो चीन को वैश्विक अर्थव्यवस्था में शामिल करना और विदेश निवेश आकर्षित करना। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 33 का, ठीक है। चले ये अब दिख रहा है ना ठीक से, ये तो दिख रहा होगा। देखिए ब्राइटनेस बढ़ा लीजिएगा और वीडियो की क्वालिटी भी आप लोग थोड़ा बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। देखिए पूछा गया है चीनी विशेषताओं वाला समाजवाद शब्द का अर्थ है। चीनी विशेषताओं वाला समाजवाद, ठीक है, इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ है समाजवाद और पारंपरिक चीनी मूल्यों का संयोजन। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 34 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 35 नंबर है कि स्विट्जरलैंड की राजनीतिक व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है।
तो इसकी मुख्य विशेषता है संघीय प्रत्यक्ष लोकतंत्र। ध्यान रखिएगा, संघीय प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में बात कर रहा है। एक क्वेश्चन 2024 वाले पेपर में ऐसे ही आपको देखने के लिए मिलेगा। दोनों आपका यूएसए और आपका स्विट्जरलैंड दोनों आपके सही लगेंगे, लेकिन आपका यूएसए राइट आंसर होगा उसमें, ठीक है, क्योंकि उसमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात नहीं कर रहा होगा, ठीक है। 35 का ऑप्शन नंबर बी राइट है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्विट्जरलैंड में संघीय जनमत संग्रह आमतौर पर कितनी बार होते हैं? वर्ष में 2 बार होते हैं, यानी एक साल में 2 बार। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, स्विट्जरलैंड में नए कानून प्रस्तावित करने के लिए नागरिकों के पास निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक साधन है? तो लोक पहल है, ठीक है ना। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 37 का। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या है, 38 नंबर पूछा गया है कि स्विट्जरलैंड में राज्य के प्रमुख का आधिकारिक खिताब किसके पास होता है? तो संपूर्ण संघ परिषद के पास होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 38 का। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति का चयन कैसे किया जाता है? स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है भैया, कैसे चुना जाता है इनको? तो संघ में परिषद के सदस्यों के बीच वार्षिक चक्रानुक्रम में, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 40 नंबर है कि स्विट्जरलैंड के संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसके पास है? तो जनमत संग्रह के माध्यम से नागरिक के पास है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्विट्जरलैंड की संघीय प्रणाली में सहमति का सिद्धांत क्या है? तो सहमति का सिद्धांत है प्रमुख राजनीतिक दल संघीय परिषद में सत्ता करती है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया आपसे कि किस विचारधारा ने यूरोपीय औपनिवेशिकता को नस्लों के बीच प्राकृतिक चयन के रूप में उचित ठहराया? तो सामाजिक डार्विनवाद ने उचित ठहराया है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए लास्ट में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, ठीक है, तो क्लास को छोड़ के जाना नहीं है, सभी चीज़ें मैं जो बताऊंगा उसे अच्छे से सुन करके जाइएगा, ठीक है ना। देखिए नव उपनिवेशिकवाद में, यानी नव उपनिवेशिकवाद में अक्सर निम्नलिखित में से किसके माध्यम से नियंत्रण शामिल है? अच्छा, नव उपनिवेशिकवाद नियो कॉलोनिज्म, ठीक है। तो नियो कॉलोनिज्म में अक्सर आप देखेंगे सांस्कृतिक संस्था और व्यापार की नीतियों के माध्यम से नियंत्रण शामिल होता है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 43 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन नव औपनिवेशिक प्रभाव का एक प्रमुख साधन है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते। बी ऑप्शन आपका राइट है। नियो कॉलोनिज्म का कौन सा एक प्रमुख साधन है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 45 नंबर, इसे और बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। चले देखिए, पूछा गया है किस विद्वान का संबंध तुलनात्मक राजनीति में संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण से है? तो गैब्रियल आलमंड का है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 45 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया है कि सिविक कल्चर नागरिक संस्कृति की अवधारणा से जुड़े मुख्य विद्वान कौन है? तो सिविक कल्चर से जुड़े हैं आपके गैब्रियल और सिडनी वर्बा, ठीक है, गैब्रियल एंड सिडनी वर्बा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 46 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 47 नंबर है कि सिविक कल्चर मॉडल में, ठीक है, क्या कह रहा है, सिविक कल्चर मॉडल में किन प्रकारों की राजनीतिक संस्कृतियों के पहलुओं का संयोजन है? तो इसमें पैरोकियल सब्जेक्ट और पार्सिमेंट संस्कृतियां हैं। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 47 का। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है देखिए, कन्फ्यूशियस का मानना था कि आदर्श शासक को किसके माध्यम से नेतृत्व करना चाहिए? तो कन्फ्यूशियस का मानना था कि नैतिक उदाहरण और गुण के माध्यम से, ठीक है ना, आदर्श शासन करना चाहिए। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर है कि चीन में सर्वोच्च नेता कौन से 3 मुख्य पद धारण करता है? तो जनरल सेक्रेटरी ऑफ सीपीसी, ठीक है ना, प्रेसिडेंट, चेयरमैन ऑफ सेंट्रल मिलिट्री कमीशन, सीपीसी के महासचिव, राष्ट्रपति, केंद्रीय सैन्य आयोग का अध्यक्ष। बी ऑप्शन आपका राइट है 49 का। चलिए इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट ये क्वेश्चन है, इसके बाद 2024 वाला पेपर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। देखिए, चीन की राजनीतिक व्यवस्था का मुख्य वैचारिक आधार क्या है? चीन की
राजनीतिक व्यवस्था का मुख्य वैचारिक आधार मार्क्सवाद, लेनिनवाद और माओ के विचार हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। चले अब 2024 वाला क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करते हैं। इस वाले क्लास में ये आप लोग देख लेंगे 2023-24 सत्र का क्वेश्चन पेपर है, पेपर कोड 5th सेमेस्टर। और ये जो क्लास है सभी यूनिवर्सिटी के लिए है जहाँ भी आपके पॉलिटिकल साइंस के एग्ज़ाम हो रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अच्छा, एग्ज़ाम के बाद आपको आंसर की चाहिए तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7607574584। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। और एग्ज़ाम के बाद आप लोग क्वेश्चन पेपर भी इसी व्हाट्सअप नंबर पर भेज दीजिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए आंसर की बना सकूं। और आपसे जो जूनियर बच्चे हैं जो वो 5th सेमेस्टर में पढ़ने आएंगे उनको भी क्वेश्चन पेपर ताकि मिल सके। अब जब आप 6th सेमेस्टर में जाएंगे तो आप हमसे क्वेश्चन पेपर मांगेंगे, गुरुजी पेपर दीजिए। तो जब आपके सीनियर थे वो हमारे पास भेजे हैं तभी तो आपको मिलेगा ना। तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग भी पेपर जरूर भेज दिया कीजिए, ठीक है ना। ज़्यादा कितना टाइम लगता है? ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 7 मिनट, 8 मिनट लगता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पेपर जरूर आप लोग भेज देंगे। देखिए ये आपका 2024 वाला है। तो पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, किसी देश में तुलनात्मक राजनीति अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जा सकता है? तो इसमें राजनीतिक दलों का अध्ययन किया जा सकता है, सेनाओं का भी और संसदों का भी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, तुलनात्मक राजनीति केंद्रित है। तुलनात्मक राजनीति विषय वस्तुओं पर, क्षेत्रों पर और देशों पर आपका केंद्रित होती है। डी ऑप्शन आपका राइट है। और जो बच्चे सीरीज लेकर के पढ़ते हैं मैं उनको बता दूं, आप सीरीज में देखेंगे 2 क्वेश्चन, मान लीजिए 2024 में एक क्वेश्चन सेम पूछा गया है 2025 में भी। तो 24 वाले में ए बताया रहेगा, 25 वाले में बी बताया रहेगा। तो सीरीज में बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर गलत होता है। तो आप लोग सीरीज मत पढ़िए, किताब पढ़िए, सबसे ज़्यादा बेटर है, ठीक है ना। चलें, क्वेश्चन नंबर 3 है कि तुलनात्मक राजनीति ज़्यादातर एक पद्धति जो केंद्रित है, किस पर केंद्रित होती है? तो विश्लेषण का कौन सा भाग और विश्लेषण का क्या भाग? हाउ पार्ट ऑफ एनालिसिस, व्हाट पार्ट ऑफ एनालिसिस। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। बोथ ए और बी दोनों करेक्ट हैं, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन है, सरकार और राजनीति के अध्ययन को क्यों नहीं अलग किया जा सकता है? तो सरकार और राजनीति को क्यों अलग नहीं किया जा सकता है, इनमें से देखना पड़ेगा, ठीक है ना। देखें, सरकार और राजनीति समान रूप से महत्वपूर्ण है, ये भी आपका करेक्ट है, अलग नहीं किया जा सकता है। राजनीति औपचारिक और अनौपचारिक दोनों संस्थाओं को अंगीकार करती है, ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। जिस प्रकार सरकार हम में से सभी के बारे में चिंता करती है वैसे ही वो राजनीति की भी चिंता करती है, यह भी आपका करेक्ट है। तो तीनों करेक्ट हैं, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, सभी आपके राइट हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, इनपुट आउटपुट यानी निवेश निर्गत दृष्टिकोण का स्रोत पूछा है। स्रोत क्या है? तो जनरल सिस्टम थ्योरी इसका स्रोत है, सामान्य प्रणाली सिद्धांत। ए ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 6 नंबर पूछा गया है, जनमत एवं राजनीति से संबंधित अन्य पहलुओं के बारे में अध्ययन कौन सा राजनीतिक उपागम करता है? तो इसमें व्यवहारवादी उपागम करता है, ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ठीक है, ए नहीं, इसमें पहला ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है, ठीक है ना। इसमें केवल पहला ही आपका करेक्ट है, ये वाला भी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 7 नंबर आपसे पूछा गया है, इसी में थोड़ा नीचे करता हूँ। देखें, उदारवाद का सबसे आवश्यक सिद्धांत क्या है? समानता है, सामाजिक न्याय है, स्वतंत्रता है या लोकतंत्र है? उदारवाद का, उदारवाद यानी लिबरलिज्म, ठीक है ना। तो लिबरलिज्म का सबसे आवश्यक सिद्धांत होता है स्वतंत्रता, फ्रीडम। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखें, एक व्यक्ति एक वोट का तात्पर्य है, एक व्यक्ति एक वोट का तात्पर्य है राजनीतिक समानता। ये ऑप्शन आपका राइट है, पॉलिटिकल इक्वलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, किसने लोकतंत्र को बहुमत की निरंकुशता कहा था? तो देखें, टॉकविले महोदय ने कहा था, लेकिन आपके ऑप्शन में है ही नहीं वो, तो क्या होगा? तो देखें, जेएस मिल ने भी कहा था कि जो लोकतंत्र होता है ये बहुमत की निरंकुशता होती है, ठीक है ना। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 9 का। देखिए, और डी टॉकविले ने भी कहा था, तो ध्यान रखिएगा अगर ऑप्शन में आएगा तो गोला आप डी टॉकविले पर ही लगाइएगा, ठीक है ना। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसका विधि के शासन से घनिष्ठ संबंध है। विधि के शासन रूल ऑफ लॉ से कौन संबंधित है, तो न्यायिक सर्वोच्चता जुडिशरी सुप्रीमेसी आपका विधि के शासन से, ठीक है ना, संबंधित है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 10 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर पूछा गया है निम्नलिखित राजनीतिक दलों में से किस एक को विश्व में समाजवादी दलों के अग्रणी के रूप में वर्णित किया गया है, तो ब्रिटेन की लेबर पार्टी को। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 11 का। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है अवशिष्ट शक्तियां किस संघवादी व्यवस्था में राज्यों के पास होती हैं, तो अमेरिका और स्विट्जरलैंड के पास होती हैं, ठीक है। पहला और इसमें तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी में दिया है, पहला और तीसरा आपका बिल्कुल राइट है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर पूछा गया है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखा था। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को लिखा था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कैपिटलिज्म का आधार पूछा है क्या होता है, तो लाभ होता है, ठीक है ना। कैपिटलिज्म का लाभ कैपिटलिज्म में जो होता है, जो आपका पूंजीवाद होता है, ये क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करता है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने का प्रयास करता है, ठीक है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 14 का। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे पूछा गया है कि पूंजीवादी विश्व अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र को सबसे अधिक लाभ हुआ है, तो केंद्र को सबसे लाभ हुआ है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन है लोकतंत्र शासन की प्रणाली है जिसमें अंतिम शक्ति निहित होती है जनता में। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है 16 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर कार्ल मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद है, तो कार्ल मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद निम्न वर्ग का शोषण करना है, यानी ये मानते हैं कि जो अमीर लोग हैं, जो बुर्जुआ वर्ग हैं, वो निम्न यानी सर्वहारा वर्ग के ऊपर अत्याचार करता है, ठीक है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 17 का। अगर यहाँ पूछा होता है कि कार्ल मार्क्स नहीं दिया होता, पूछा होता कि पूंजीवाद का मतलब क्या होता है, तो निम्न वर्ग को ऊपर लाना, ठीक है ना, ये आपका होता। लेकिन कार्ल मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद क्या है, ये बुर्जुआ वर्ग जो होते हैं वो सर्वहारा वर्ग के ऊपर अत्याचार करते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 18 नंबर, देखें निम्न में से कौन लोकतंत्र के अभिजनवादी सिद्धांत से संबंधित नहीं है। देखें विल्फ्रेड पैरेटो, मॉस्का और मिशेल्स, ये तीनों आपके अभिजनवादी सिद्धांत से संबंधित है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अच्छा यहाँ ध्यान दीजिएगा अभिजनवादी सिद्धांत से कौन कौन जुड़े थे, उनको अच्छे से बुक में से भी आप लोग देख लेंगे, ठीक है। देखिए उदारवाद मुख्यतः जोड़ है, उदारवाद जो है व्यक्ति की राजनीतिक एवं आर्थिक स्वतंत्रता का जोड़ है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 19 का। चले प्रश्न नंबर 20 देखिए पूछा गया है समाजवादी सिद्धांत नहीं समर्थन करता है, तो जो सोशलिस्ट थ्योरी है ये आपका मुक्त एवं खुली प्रतिस्पर्धा को समर्थन नहीं देता है। डी ऑप्शन राइट है। बाकी उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण इसका समर्थन देता है। सामाजिक आवश्यकता के आधार पर उत्पादन करें इसका भी समर्थन करता है। समाज सेवा का सरोकार इसका भी समर्थन करता है। मुक्त एवं खुली प्रतिस्पर्धा यानी फ्री एंड ओपन कंपटीशन का ये समर्थन नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका के संघीय व्यवस्था में एक राज्य के अंदर एक नया राज्य गठित किया जा सकता है, कैसे गठित किया जा सकता है, तो संबंधित राज्य की सहमति से कांग्रेस के द्वारा। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 21 का। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकाइयाँ संप्रभु है, इकाइयाँ देखिए अमेरिकी संघीय व्यवस्था में और भारतीय संघीय व्यवस्था में दोनों में इकाइयाँ जो है संप्रभु होती हैं, तो दोनों आपके करेक्ट हो जाएंगे। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी अमेरिका और भारतीय व्यवस्था दोनों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक सरकार की विशेषता है। संवैधानिक सरकार की विशेषता क्या है, यह कानून द्वारा संचालित सरकार है, ठीक है। यह व्यक्ति की ओर से सत्ता पर सीमाएं लगाता है। यहाँ इंग्लिश वाला देखेंगे तो आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। द रेसिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ बिहाफ ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है ना, रेस्टेन। देखिए मेरे पंक्चुएशन क्लियर नहीं हो पाते हैं, तो इनमें से राज्य का प्रमुख निर्वाचित होता है, इनमें राज्य का जो प्रमुख है वो निर्वाचित होता है, ये आपका गलत है। तो इसमें आपका दो ही सही है केवल, तो बी में दिया है दोनों, ठीक है ना,
ये पहला और दूसरा आपका बी में दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पूछा है कि विधि का शासन का तात्पर्य है, रूल ऑफ लॉ का तात्पर्य क्या होता है? रूल ऑफ लॉ का तात्पर्य है संवैधानिक सरकार सबसे बेहतर सरकार है, बिल्कुल करेक्ट है आपका। यह सरकार के कार्यों पर सीमाएं लगाता है, यह भी आपका करेक्ट है। कोई व्यक्ति या संस्था विधि से श्रेष्ठ नहीं है, यानी कानून से ऊपर नहीं है कोई भी व्यक्ति, यह भी आपका करेक्ट है। तो तीनों आपके करेक्ट हैं, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 25 नंबर पूछा है कि मैग्ना कार्टा, गौरवशाली क्रांति और जॉन लॉक के लेखन ने ब्रिटेन के विकास में योगदान दिया। तो संसदीय प्रजातंत्र के रूप में, ठीक है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के रूप में, सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 25 का। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए पूछा गया है, लिमिटेड गवर्नमेंट, सीमित सरकार का घनिष्ठ संबंध है किसके साथ? न्यायिक सर्वोच्चता से संबंध होता है, सीमित सरकार का घनिष्ठ संबंध है, ठीक है, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 26 का। क्वेश्चन नंबर 27 क्या पूछा गया है? देखिए अवशिष्ट शक्ति किस राजनीतिक व्यवस्था में राज्य के पास होती है? तो जो अवशिष्ट शक्ति होती है, ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन आया था उसमें भी, अभी ऊपर आपने पढ़ा था इसके बारे में, ठीक है, अमेरिका और स्विट्जरलैंड के पास होती है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अवशिष्ट शक्ति किस राजनीतिक व्यवस्था में राज्य के पास होती है? बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। यानी एक क्वेश्चन में दूसरे तरीके से पूछा गया है और सेम क्वेश्चन वही पूछा है दूसरे तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, निम्न में से कौन सा संसदीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? संसदीय प्रणाली की विशेषता किसमें नहीं होती है? तो देखें, सामूहिक जिम्मेदारी होती है संसदीय प्रणाली में, विधायिका एवं कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध भी होता है, प्रधानमंत्री का नेतृत्व भी होता है, लेकिन सरकार का जो कार्यकाल है वो निश्चित नहीं होता है, ठीक है ना, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सा अमेरिकी प्रणाली का हिस्सा नहीं है? अमेरिकी प्रणाली का हिस्सा सामूहिक जिम्मेदारी नहीं है, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 29 का, ठीक है ना। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 30 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटेन की न्यायिक प्रणाली की विशेषता नहीं है? तो प्रशासनिक न्यायालय है, जूरी व्यवस्था भी है, संगठन का एकल रूप न होना भी है, लेकिन न्यायिक समीक्षा का अभाव, ठीक है, ये ब्रिटेन की न्यायिक प्रणाली की विशेषता नहीं है, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 30 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य केवल एक यंत्र है जिसकी सहायता से एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है, किसका कथन है? कार्ल मार्क्स का, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 31 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया है, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? शक्ति सेपरेशन ऑफ पावर थ्योरी किसने दी थी? सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी दी थी मॉन्टेस्क्यू ने, डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 32 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है, सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है प्रतिबंध रहित स्वतंत्रता, सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 33 का। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए पूछा गया है, एक राज्य जो नागरिकों को अधिक सामाजिक सुविधाएं प्रदान करे वह राज्य कल्याणकारी राज्य कहलाता है, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, बहुलवादी महत्व देते हैं, समूह और संघ को महत्व देते हैं, ठीक है ना, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 35 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण कल्याणकारी राज्य से संबंधित नहीं है? तो देखें, राज्य विहीन व्यवस्था कल्याणकारी राज्य में नहीं होती है, बी ऑप्शन आपका राइट है। बाकी सामाजिक सुरक्षा, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय होता है, राज्य विहीन व्यवस्था नहीं होती है, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, उदारवाद का मूल लक्षण है, उदारवाद का मूल लक्षण क्या है? तो इंडिविजुअल फ्रीडम होता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य एक आवश्यक बुराई है, इसे मानते हैं, कौन मानते हैं? राज्य एक आवश्यक बुराई है, इसे व्यक्तिवादी जो है इंडिविजुअलिज्म मानते हैं, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 38 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर है कि समाजवाद का मूल लक्षण क्या है? समाजवाद का मूल लक्षण है सामाजिक आर्थिक न्याय, ए ऑप्शन आपका राइट है, सोशल इकोनॉमिक जस्टिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्त श्रम की व्यवस्था संबंधित है, पूंजीवाद से संबंधित है, ठीक है ना, कैपिटलिज्म से फ्री लेबर, ठीक है, फ्री लेबर सिस्टम ये कैपिटलिज्म में होता है, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखें लोकतंत्र किस सिद्धांत पर आधारित है? तो जो लोकतंत्र है
यह आपका पॉपुलर सोवर्जिनिटी पर आधारित होता है, लोकप्रिय संप्रभुता पर। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑलिगार्की यानी अल्पतंत्र का लौह कानून सिद्धांत किसने दिया था? तो मिशेल्स ने दिया था। सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। ऑलिगार्की यानी अल्पतंत्र का लौह कानून किसने दिया था? मिशेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा क्या है, आर्थिक कार्य की स्वतंत्रता होती है तो पूंजीवाद में होती है आर्थिक कार्य की स्वतंत्रता, ठीक है ना। इकोनॉमिक लिबर्टी किस में होती है? कैपिटलिज्म में, ठीक है। इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चले, पूछा गया है कि पूंजीवाद का अंतिम चरण है, कैपिटलिज्म का अंतिम चरण क्या होता है? कैपिटलिज्म का अंतिम चरण होता है साम्राज्यवाद, ठीक है। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 44 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पारंपरिक उदारवाद का चरित्र है, पारंपरिक उदारवाद का चरित्र नकारात्मक है। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 45 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से देश में दोहरी नागरिकता के साथ संघीय प्रणाली है? दोहरी नागरिकता के साथ संघीय प्रणाली अमेरिका में है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 46 का। क्वेश्चन नंबर 47 पूछा है, निम्नलिखित का सही मिलान करें, सूची 1 सूची 2 दिया है। सामूहिक जिम्मेदारी किसमें है? सामूहिक जिम्मेदारी यूनाइटेड किंगडम में है, ठीक है ना। तो ए का हो गया आपका इसमें तीसरा। बहुदलीय प्रणाली ये हमारे प्यारे देश भारत में है भैया, तो ये हो गया आपका पहला, ठीक है। और जनमत संग्रह कहाँ है? तो जनमत संग्रह आपका है स्विट्जरलैंड में, चौथा हो गया। कानून की उचित प्रक्रिया ये आपका यूएसए में है, ठीक है। तो डी का हो गया आपका यहाँ पे दूसरा। तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा, ठीक है। तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा किस में है? चलिए देखते हैं, एक सेकेंड। तीसरा, पहला, चौथा और दूसरा, तो ऑप्शन नंबर सी में देखें, यहाँ पर दिया हुआ है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? चले देखते हैं। एक समाजवादी राज्य यथास्थिति का समर्थन करता है, यह बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि एक समाजवादी राज्य भूमि एवं खानों का राष्ट्रीयकरण करना चाहता है, राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन करना चाहता है, तो ये बिल्कुल आपका करेक्ट है, ठीक है ना। तो इसमें आला एवं नहीं दिया है, तो बी ऑप्शन नहीं केवल आपका करेक्ट होगा, यह भी आपका गलत है। एक समाजवादी राज्य स्वभावतः प्रजातंत्र के विरोधी नहीं होता है, ठीक है। एक समाजवादी राज्य मुक्त व्यापार का समर्थन करता है, ये भी आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49 है। देखिए, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उपकरण नहीं है? तो देखें, इसमें आरंभक, जनमत संग्रह और लोक निर्णय ये आपके प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरण हैं। सार्वभौम वयस्क मताधिकार नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता दूं, टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन कर लिए हैं, अभी ज्वाइन नहीं किए हैं तो तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। पिछले जितने भी यूनिवर्सिटी के मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए हैं, मैं टेलीग्राम ग्रुप में क्लास को सेंड कर दे रहा हूं, जा कर के आप लोग सारे क्लास को अटेंड जरूर कर लीजिएगा। अलग अलग यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर हैं, ठीक है। चलें, पूछा गया है, लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किस देश से संबंधित है? लोकतांत्रिक केंद्रीकरण यह चीन से संबंधित है, चाइना से। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 50 का। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।